चलिए स्वागत है एक बार पुनः आप सभी छात्रों का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज के इस वीडियो में 28 मार्च 2023 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जो भी छात्र इस श्रृंखला के साथ पहली बार जुड़े हैं आपको बता दूं, इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को, खास करके जो परीक्षाएं बिहार में आयोजित होने वाली है ऐसी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर्स की तैयारी को आप बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात का ध्यान रखेंगे कि करंट अफेयर्स की इस सीरीज का जो पीडीएफ था वो अब तक पेड था। हालांकि अब से जो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अब से ये पीडीएफ आपके लिए डेली बेसिस पर निःशुल्क रहेगा। इसके लिए बीपीएससी मेकर ऐप आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहीं से जो डेली बेसिस पर पीडीएफ जारी होता है करंट अफेयर्स का, वहां से आप सारे पीडीएफ फाइल को निःशुल्क डाउनलोड कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था और आपको बताया था अभी हाल ही में बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर को बनाया गया। हालांकि कुछ जानकारी और भी हमने यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक दिया था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी विस्तार पूर्वक लिखें। हाल ही में आपका 68वीं बीपीएससी एग्जाम का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट था वो प्रकाशित हुआ है। ऐसे में जितने भी छात्र घर बैठे 69वीं बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में अब लग चुके हैं या फिर लगने वाले हैं, आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। निश्चित तौर पर इसे ज्वाइन करने का फायदा आपको मिलेगा। और इस टेस्ट सीरीज की बात करें तो कुल मिलाकर इसमें 40 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे और यहाँ पर आपको ध्यान रखना सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण आपको मिलेगा और इस टेस्ट का आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो बीपीएससी मेकर ऐप पर जो 69वीं बीपीएससी वाला कोर्स क्रिएटेड है वहीं पर आपको ये तमाम चीजें मिलने वाली है। इस कोर्स के अंतर्गत सिलेबस आधारित नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी होगी, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर होगा। सारी की सारी चीजें जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वो तमाम चीजें आपको इस कोर्स के अंतर्गत मिलने वाली है। इसका पहला पेपर जो मिला था ये आपको 26 मार्च 2023 को मिला था। दूसरा पेपर आपको मिलेगा 2 अप्रैल को। ये तिथि ध्यान रखेगा, जो भी छात्र ज्वाइन करने के इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिलहाल हम चलते हैं अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो ये पहला प्रश्न है कि 27 मार्च 2023 को देवघर एयरपोर्ट झारखंड के लिए बिहार के किस शहर से सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा बिहार के पटना एयरपोर्ट से इसकी सीधी उड़ान सेवा की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना कि हाल ही में 27 मार्च 2023 को एयरलाइंस कंपनी इंडिगो द्वारा देवघर और पटना के लिए हवाई सेवा शुरू की गई है। ध्यान रखिएगा 27 मार्च 2023 को इसकी शुरुआत हुई है और इंडिगो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है बिहार के पटना से देवघर के बीच। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगले पॉइंट की। तो फिलहाल यह सेवा सप्ताह में 4 दिन, जिनमें कि शनिवार, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही मिलेगी। मौजूदा समय की बात करें तो सप्ताह में ये 4 दिन ही उपलब्ध रहेगी। हालांकि यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें, अगला पॉइंट हमारा बिहार के एयरपोर्ट के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम चर्चा करेंगे गया एयरपोर्ट की। तो गया एयरपोर्ट की बात करें तो यह बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यहाँ से घरेलू तथा इंटरनेशनल फ्लाइट का भी संचालन किया जाता है। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे मौजूदा समय में बिहार का एकमात्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट है गया एयरपोर्ट। जबकि बात करें हम यहाँ पर दरभंगा एयरपोर्ट की, ऑप्शन नंबर डी में हमने यहाँ पर दरभंगा लिखा है। तो दरभंगा एयरपोर्ट की बात करें तो इनसे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत देश में दरभंगा सहित 63 एयरपोर्ट खोला था, यानी कि 63 एयरपोर्ट का शुभारंभ किया था 2020 में। और आपको ध्यान रखना ये जो शुभारंभ हुआ था ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ही किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो चीजें आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की जो शुरुआत हुई थी ये 8 नवंबर वर्ष 2020 को हुई थी। ये महत्वपूर्ण तिथि है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना कि मई 2022 में दरभंगा एयरपोर्ट मैथिली भाषा में उद्घोषणा अर्थात अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना था। ये सारी जानकारी आपको इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के अंतर्गत दिया गया था। हालांकि जो कॉपी हमने आपको नई वाली तैयार करने के लिए कहा था 69वीं बीपीएससी के लिए, आप लोग वहां पर सारी चीजों को जरूर नोट कर लीजिएगा। या फिर जो नोट नहीं कर सकते, निःशुल्क पीडीएफ आप बीपीएससी मेकर ऐप के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी अर्थात बीजेपी ने बिहार में, यहाँ पे में नहीं बल्कि ने होगा, तो बीजेपी ने बिहार में पार्टी की कमान किसे सौंपी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सम्राट चौधरी, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख रहे हैं।
हालांकि यहाँ पर कुछ बातें आपको और भी ध्यान रखना है, जैसे कि पहला पॉइंट हमारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 4 राज्यों में अध्यक्ष को बदला है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी या फिर भाजपा के अध्यक्ष जो कि कह सकते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, तो इनके द्वारा राजस्थान में सीपी जोशी, उड़ीसा में मनमोहन शामल, दिल्ली में वीरेंद्र सचदेव और बिहार में सम्राट चौधरी को अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल 4 राज्यों में अध्यक्ष में बदलाव किया गया है। तो ऐसे में चारों राज्यों का ध्यान रखिए। मुख्य रूप से बिहार का आपको ध्यान रखना है कि बिहार में बीजेपी की जो कमान है ये अब सम्राट चौधरी को सौंपी गई है। हालांकि यहाँ पर बात हो रही है बीजेपी की, तो बीजेपी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया है। बीजेपी अर्थात भारतीय जनता पार्टी जो कि भारत की प्रमुख राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में और मौजूदा समय में वर्तमान में भारत में नरेंद्र मोदी अर्थात भाजपा की सरकार है, जो कि आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। ये पॉइंट यहां से ध्यान रखेंगे। हालांकि कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होगा कि नरेंद्र मोदी भारत के 15वें प्रधानमंत्री है। इस प्रकार से भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। क्रम के बारे में पूछा जा सकता है कि वे कौन से प्रधानमंत्री या फिर कौन से राष्ट्रपति हैं। इस तरह के भी प्रश्न हाल ही के दिनों में एग्जाम में बने हैं। नरेंद्र मोदी से संबंधित एक फैक्ट ये भी है उनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक। तो नरेंद्र मोदी द्वारा जो लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें एग्जाम वॉरियर्स, ज्योति पुंज और प्रेम तीर्थ, ये यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट ये भी है, यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। विभिन्न देश और संस्था द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को जो सम्मान दिया गया है, यहाँ से हमने देखा कई बार एग्जाम में प्रश्न बने हैं। तो सारी चीजों को एक ही स्लाइड में यहाँ पर आपके समक्ष रखा गया है। एक बार यहाँ से आपको पुनः मैं रिवाइज करा दूं। सऊदी अरब के द्वारा 2016 में ऑर्डर ऑफ द अब्दुल अजीज अल सऊद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था, जबकि अफगानिस्तान के द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमानुल्लाह खान से 2016 में सम्मानित किया गया। फिलिस्तीन के द्वारा ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 में दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में दिया गया। रूस की तरफ से सेंट एंड्रयू पुरस्कार 2019 में दिया गया। मालदीव की तरफ से रूल ऑफ निशान इजुद्दीन 2019 में दिया गया। दक्षिण कोरिया की तरफ से सियोल शांति पुरस्कार 2019 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की तरफ से चैंपियन ऑफ द अर्थ चुना गया 2018 में। अमेरिका की तरफ से फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड 2019 में, जबकि बहरीन की तरफ से द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनासा 2019 में। तो इनके लिए या फिर इनको दिया गया कुछ प्रमुख पुरस्कार व सम्मान है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना बनती है। हालांकि नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ जरूरी फैक्ट ये भी है। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और आपको ध्यान रखना 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार वे भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। साथ ही वाराणसी से लोकसभा संसद में चुने गए हैं और आपको ध्यान रखना वे भारत में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ध्यान रखना। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो अभी हाल ही में सीआरपीएफ का 84वां स्थापना दिवस मनाया गया है। सीआरपीएफ की स्थापना दिवस को लेकर के कई बार आप लोगों के मन में भी कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। ऐसे में आप यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन को देखकर चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। दरअसल यहाँ पर पहला पॉइंट है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो कि 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था। ये ध्यान रखेगा 27 जुलाई 1939 को ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में अस्तित्व में आया था और इसके बाद यानी कि आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल रखा गया था। लेकिन इसके बाद पुनः आपको ध्यान रखना कि सरदार पटेल ने 1950 में 19 मार्च के दिन ही सीआरपीएफ को झंडा यानी कि प्रेसिडेंट से कलर से प्रदान किया था और इसी के परिणाम स्वरूप प्रत्येक वर्ष को आपको ध्यान रखना है या तो 19 मार्च को या फिर 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है या फिर 28 दिसंबर को। ये 3 तिथि यहाँ से ध्यान रखेंगे। किसी भी मतलब इन 3 तिथियों में से किसी भी तिथि का चुनाव किया जाता है, ये घोषणा किया जाता है और उस तिथि को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एक बार यहाँ पर पुनः आपको बता दूं, अगर आपके मन में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तीनों तिथि को लेकर के, तो आपको पुनः बता दूं कि इन तीनों तिथियों में से किसी एक अच्छे दिन का चुनाव किया जाता है इसकी स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए। ये बात आप यहाँ पर आई होप कि अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। दरअसल इस साल की बात करें 2023 की, तो इसका 84वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ के बस्तर में आयोजित किया गया है। अब यहाँ पर यह पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये जानकारी आप यहाँ पर नीचे अगले पॉइंट में देखने वाले हैं। दरअसल आपको ध्यान रखना, यह पहली बार है जब दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर में सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया गया है। यानी कि सीआरपीएफ के इतिहास में पहली बार हुआ है जो कि दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बाद ये तीसरा स्थान है जहां पर यानी कि छत्तीसगढ़ के बक्सर में इसका स्थापना दिवस मनाया गया और ये इसका 84वां स्थापना दिवस था, जो कि आपको यहाँ से नोट कर लेना है।
अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि हाल ही में मार्च 2023 में जारी नागर विमानन महानिदेशालय अर्थात डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट किस देश में है। तो डीजीसीए की रिपोर्ट के आधार पर सबसे ज्यादा महिला पायलट की बात करें तो ये भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दे दूं। दरअसल इसमें हमारा पहला पॉइंट है कि मार्च 2023 में जारी नागर विमानन महानिदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा महिला पायलट भारत में है। इस रिपोर्ट की बात करें तो मार्च 2023 में इस रिपोर्ट में जो बातें कही गई है, आपको ध्यान रखना कि देश में 15% पायलट महिलाएं हैं। इस रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि भारत में जितनी भी पायलट हैं उनमें से महिला पायलट की बात करें तो 15% महिला पायलट है, जो कि पूरी दुनिया में अगर आप बात करें प्रतिशतता के दृष्टिकोण से तो ये सर्वाधिक है। वह अगले पॉइंट में इस रिपोर्ट की बात करें तो डीजीसीए की रिपोर्ट के अनुसार यह वैश्विक औसत 5% का 3 गुना है। पूरे विश्व में महिला पायलट की बात करें अगर इसके औसतन के दृष्टिकोण से हम देखें तो 5% है, जबकि भारत में औसतन 5% का 3 गुना महिला पायलट है। ये यहाँ से आपको इस रिपोर्ट से संबंधित जो बातें हैं वो आपको ध्यान रखना है। दरअसल हम अगले पॉइंट की बात करें तो भारत की पहली महिला पायलट कौन थी। तो भारत की पहली महिला पायलट थी सरला ठकराल, जबकि हम बात करें आजाद भारत की पहली महिला पायलट की तो उषा सुंदरम। एक अगला पॉइंट है कि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है। तो अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ और मोहना सिंह, ये भारत की पहली महिला फाइटर पायलट है तीनों। ये यहाँ से आपको ध्यान रखें। इन तीनों में से जो भावना कंठ है ये कहाँ की है तो बरौनी बिहार की रहने वाली है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रख लेना है। चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 5वां प्रश्न होगा कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो 2023 का वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट जो आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर फिनलैंड लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संबंधित तथ्यों की बात करें तो आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 के अनुसार फिनलैंड का जो स्कोर था ये था 7.804। तो इस स्कोर के साथ लगातार छठे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश के रूप में उभरा है। ध्यान रखेंगे फिनलैंड लगातार छठा वर्ष है जो विश्व खुशहाली सूचकांक में पहले स्थान पर है, यानी कि शीर्ष पर है। उसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान की बात करें तो डेनमार्क दूसरे स्थान पर रहा, जबकि आइसलैंड तीसरे स्थान पर रहा इस 2023 की विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में या फिर विश्व खुशहाली सूचकांक में। जबकि बात करें हम अगले पॉइंट की तो अगले पॉइंट में यहाँ पर है कि 137 देशों में भारत 4.036 स्कोर के साथ 126वें स्थान पर रहा। कई जगहों पर ये आपको 25वां स्थान दिखेगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर भारत 126वें स्थान पर है, जबकि पिछले वर्ष की बात करें तो भारत 2022 में 136वें स्थान पर था। ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जबकि इस रिपोर्ट की बात करें तो 2023 के इस रिपोर्ट में अफगानिस्तान इस सूची में सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी कि 137वें स्थान पर है अफगानिस्तान। जबकि बात करें हम यहाँ पर अगले पॉइंट की पड़ोसी देशों का स्थान क्या रहा, तो ऐसे में ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान 108वें स्थान पर, बांग्लादेश 118वें स्थान पर, नेपाल 19वें और श्रीलंका 112वें स्थान पर रहा। भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों में भारत का जो स्थान है ये बहुत नीचे है। औसतन देखें तो ये बहुत ज्यादा नीचे है, ये यहाँ से ध्यान रखेगा। हालांकि सबसे नीचे था अफगानिस्तान। चलते अगले प्रश्न पे। अगला हमारा होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न के हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी के 52वें सत्र में निम्न में से किस पुस्तक का विमोचन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वार एंड वुमन। इस पुस्तक का भी हाल ही में विमोचन किया गया इसके 52वें सत्र में। दरअसल इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ पर साइड में लिखा गया है। इसमें पहला पॉइंट है कि 24 मार्च 2023 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है, तो यहीं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों की दर्शाने वाली वार एंड वुमन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक का नाम है वार एंड वुमन और इस पुस्तक के बारे में, इसके लेखक के बारे में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन और इस पुस्तक में 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए यौन उत्पीड़न, यातनाओं और हत्याओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। आपको ध्यान रखना इस पुस्तक की ये विषय वस्तु है जिसके बारे में इसमें एकदम से विस्तार से चर्चा किया गया और इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन।
हम बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट में जिनेवा के बारे में कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की जो सूची है वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। जबकि बात करें विश्व वैश्विक संपदा संगठन, इसका भी मुख्यालय यहीं पर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला हमारा होगा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ये भी यहाँ पर इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जिनेवा में ही है। जबकि बात करें हम विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये स्विट्जरलैंड के बारे में जो भी जानकारी थी जिनेवा से संबंधित वो सारी को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। इस तरह के भी प्रश्न पूछते हैं कि जो संगठन है ये आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इस तरह का भी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगला 7वां प्रश्न की हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया है। अब यहाँ पर इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिल्ली में आयोजित IBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है और यह उनका पहला विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक है। तो इस लिहाज से ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा अभी हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का जो आयोजन है ये दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हो रहा है और इसी में 75 किलोग्राम भार वर्ग में लवलीना बोर्गोहेन ने ओलंपिक लेवल के चैंपियनशिप का यानी कि इस विश्व चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। दरअसल कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो इसके अतिरिक्त 48 किलोग्राम वर्ग में नीतू घनघास और स्वीटी बोरा 81 किलोग्राम भार वर्ग में पहली बार विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इन दोनों ने भी भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। जबकि इसके अतिरिक्त हम बात करें निखत जरीन की, तो निखत जरीन 75 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो कुल मिलाकर ये चारों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है, चारों को यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। दरअसल यहाँ पर हम बात करें कुछ और भी फैक्ट की, तो निखत जरीन विश्व चैंपियनशिप में 2 बार स्वर्ण जीतने वाली मैरीकॉम के बाद दूसरी भारतीय मुक्केबाज बनी है। VVI पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैरीकॉम के बाद 2 बार यहाँ पर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय मुक्केबाज बनी है कौन? तो निखत जरीन। हालांकि मैरीकॉम की बात करें तो मैरीकॉम ने अब तक विश्व चैंपियनशिप के इतिहास में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि एक प्रकार से भारत के दृष्टिकोण से रिकॉर्ड है, जो कि ये भी आपको ध्यान रखना है। MC मैरीकॉम जो कि मणिपुर की रहने वाली है, इन्होंने अब तक 6 पदक अपने नाम किया है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफल परीक्षण किया या फिर परीक्षण किया है? तो ऐसे में इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये परीक्षण अभी हाल ही में उत्तर कोरिया के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इनसे संबंधित तथ्यों की बात करें तो हाल ही में उत्तर कोरिया ने 24 मार्च 2023 को अपने एक नए पानी के नीचे परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। दरअसल उत्तर कोरिया ने इससे पहले 19 मार्च को कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल का समुद्र में ही परीक्षण किया था, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेकिन अभी हाल में 24 मार्च को आई थिंक ये पहली बार है किसी देश के द्वारा जो कि पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। हालांकि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी है कि इससे 4 दिन पहले 20 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बैठक हुई थी और इस बैठक में उत्तर कोरिया की ओर से दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च और परमाणु हथियार के लिए किसे दोषी ठहरा जाए, इस बात पर संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बीच बहस हुई थी। यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि इन तीनों देशों के बीच, अमेरिका, रूस और चीन के बीच जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हुई थी, इस बैठक में जो उत्तर कोरिया के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया जा रहा है या फिर परमाणु हथियार की जो कह सकते हैं प्रकार की वृद्धि की जा रही है, इसके लिए किसे दोषी ठहरा जाए, इस बात पर बहस हुआ था। ये भी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेकिन उसके 4 दिन बाद ही अभी हाल ही में ये ड्रोन का यानी कि पानी के अंदर हमला करने वाले ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। अब यहाँ पर चूंकि बात हुई है उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया ने वर्ष 2006 में परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू किया था। और साथ साथ यहाँ पर एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच की जो सीमा रेखा या फिर सीमा विभाजन रेखा है, इसे 38वीं समांतर रेखा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है? तो अभी हाल ही में सर्जियो पेरेज जो कि रेडबुल के ड्राइवर हैं, इन्होंने इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि रेडबुल के मैक्सिकन रेसिंग ड्राइवर सर्जियो पेरेज ने सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब हाल ही में अपने नाम किया है। जबकि दूसरे स्थान पर रेडबुल के ही उनके साथी मैक्स वर्स्टेपन रहे। तो दोनों पहले और दूसरे को यहाँ से आप नोट कर लेंगे। जबकि बात करें हम पिछले वर्ष की, तो पिछले वर्ष 2022 में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था। ये जानकारी हमने आपको दिया था।
अगला पॉइंट यहाँ पर है फार्मूला 1 रेसिंग के बारे में कि फार्मूला 1 कार रेस की एक श्रृंखला होती है जिसे कि ग्रैंड प्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना कि पिछले वर्ष 2022 में 4 बार के फार्मूला वर्ल्ड चैंपियन रहे खिलाड़ी सेबेस्टियन वेटल ने संन्यास की घोषणा की थी। वे जर्मनी के रहने वाले हैं। इसकी जानकारी हमने आपको दिया था। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं इस पर आपको पैनी नजर रखना है। जहां से भी प्रश्न एग्जाम में बनते हैं खास करके उनमें भी एक ये सेक्शन शामिल है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है। तो भी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का वर्चुअल उद्घाटन किया या फिर शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर संबंधित उद्योगों को बढ़ावा देना तथा आय व रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। हालांकि इस प्रकार की पहल बिहार में भी चल रही है, बिहार सरकार के द्वारा। अभी हाल ही में इसे नाम दिया गया वृक्ष संपदा योजना, जिसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। हम बात करें यहाँ पर छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के समय यहाँ पर छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को, जो कि मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ भारत का 29वां राज्य बना था। ये यहाँ से ध्यान रखेगा। हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार आपको ध्यान रखना है 1912 में भारत का 12वां राज्य बना था। ये बातें आपको ध्यान होगा। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट पर चलेंगे। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया। और मौजूदा समय में बात करें हम यहाँ पर तो छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 33 जिले हैं। बिहार की बात यह तो हाल ही में बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया है। और इससे 111वें दिवस का जो थीम है यह है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। सारी बातें आपको याद होगा। इस डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला को जरूर फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी। और पीडीएफ फाइल आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिएगा। अब यहाँ पर हम आज के अगले 11वें प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि एशियाई हॉकी महासंघ ने हाल ही में भारतीय हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। दरअसल भारत को यह अवार्ड क्यों दिया गया है यह भी इंपॉर्टेंट है। तो इस साल की शुरुआत में भुवनेश्वर और राउरकेला में FIH विश्व कप की सफल मेजबानी के लिए सर्वश्रेष्ठ आयोजक के रूप में भारत को यह अवार्ड दिया गया है। और यहाँ पर एक पॉइंट यह भी है कि यह पुरस्कार दक्षिण कोरिया के मुंगयोंग में आयोजित FIH कांग्रेस के दौरान हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह ने प्राप्त किया है। ये यहाँ से ध्यान रखेगा, इन्होंने ही यह पुरस्कार को प्राप्त किया है। दरअसल आपको ध्यान रखना है ये बेस्ट ऑर्गेनाइजर का खिताब भारत को मिला है और ये क्यों मिला है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला 12वां प्रश्न है कि हाल ही में तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। दरअसल आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, तंथे पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को हाल ही में तमिलनाडु का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। बात करें हम यहाँ पर बिहार की, तो वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1989 को और 1 नवंबर 2022 को, तिथि याद रखिएगा 1 नवंबर 2022 को यहाँ पर टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। ये आपको ध्यान रखना। बात करें हम यहाँ पर बिहार के दूसरे टाइगर रिजर्व की, तो ये कैमूर में प्रस्तावित है। कैमूर में ही इसका निर्माण किया जाना है। लेकिन मौजूदा समय में बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व है, यह है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। और यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि आपका जो 69वीं BPSC एग्जाम है ये प्रस्तावित है 30 सितंबर 2023 को। ऐसे में अब आप इस तैयारी में लग जाइए। इसमें आपको जो नोट्स मिलने वाले ये तमाम चीज़ यहाँ पे लिखी गई, इसी में आपका टेस्ट सीरीज भी शामिल है। पूरा का पूरा करंट अफेयर्स का पैकेज है। तमाम चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो के प्रश्न पे, ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राइट टू हेल्थ बिल पास करने वाला पहला राज्य बना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसे विस्तार पूर्वक लिखें। और विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीजों को याद रखने में आप सक्षम हो पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।